बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन आधा तो गुजर चुका है, रोज़ा आपका सही जा रहा होगा, आप फ्रेश होंगे। वैसे इस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेश होना, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन स्टिल मेक श्योर करें कि फ्रेश रहें। आपका दिन जो है आगे वाला जो अफ्तारी के करीब करीब है वो भी ठीक गुजरे। डे टू डे हैपनिंग्स, पॉलिटिकल हैपनिंग्स और वो सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसमें थोड़ा सा हिस्सा आप मिलाते हैं आकर। कल उम्मीद थी कि मौसम थोड़ा बेहतर होगा लेकिन नहीं हुआ। कराची के हवाले से जो आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे गर्मी तो है लेकिन गर्मी के साथ साथ कुछ अच्छी हवाएं भी चल रही हैं, समुद्री हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं की चलने की वजह से जो टेम्परेचर है टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल होता है। कराची की सबसे बेस्ट बात यही कि अगर वहाँ पे गर्मी के साथ अगर थोड़ी सी हवा भी चल जाए तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। शाम के टाइम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लेकिन ओवरऑल बारिश के हवाले से पेश गोई की थी हमने, महकमा मौसमियात ने की थी, हमने आपको नहीं बताया था। वजीरों की बारिश होगी आज। अच्छा, काबीना में वजीरों की बारिश होगी। मौसम से वजीर कहाँ है? वो इस्लामाबाद में हुई है बारिश और वो वजीरान मुशीरान की बारिश हुई है। कोई तकरीबन 34 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने हलफ उठा लिया है और ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये सिलसिला तो अपनी जगह, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से मुल्क की पोलिटिकल सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है और हम उसी पे बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बिलाखिर 9 दिन बाद वफाकी काबीना तश्कील देने में कामयाब हो गए और आज इत्तेहादी जमातों के 34 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऐवान सदर में वफाकी वुज़रा से हल्फ लिया। वफाकी काबीना 31 वफाकी वुज़रा में बात की जाए, 3 वुज़रा मुमलिकत हैं, 3 मुशीर हैं, वो शामिल हैं और वुज़रा को कलमदान दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम वज़ीर खारजा के तौर पर तो लिया जा रहा था और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा भी ये गया था कि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर खारजा के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन आज अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया। जबकि काबीना में अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को भी वजीर आजम का मुशीर मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, वफाकी काबीना का पहला इजलास कल 10 बजे तलब कर लिया गया है। अहम इजलास होगा, अहम फैसले भी होंगे। हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद जो नया मुश्किल तरीन इम्तहान या कहना चाहिए कि सबसे बड़ा चैलेंज है वो जवाल पजीर मईशत को बहाल करना है। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, आसमान को छूती तारीखी महंगाई, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट का हम जिक्र कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, बैरूनी अदायगियों के मसाइल, फिर मुझे लगता है कि इमरान खान के जाने के बाद रेमिटेंसेस के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। दूसरी जानिब IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने हैं। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेल आउट पैकेज, 1 या 2 कहीं से भी मिल जाएं। तो ये कैसे होगा इतने कम वक्त के अंदर? फिर उस वक्त जब एक गवर्नमेंट के अपने लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि उसने कब तक रहना है, कितने अरसे तक रहना है। डॉलर फिर तकरीबन 3 रुपए की जंप लेके चला गया रुपए के मुकाबले में। तो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कतई तौर पर अच्छी नहीं है। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिखा जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। उन्होंने कहा जी ईंधन सब्सिडी खत्म करें, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरीके से जो इम्पोर्ट्स हैं, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं, उन पर या तो टैक्सेस बढ़ा दें या उनको बंद कर दें और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं वो आपके इल्म में हम अपने बुलेटिन में आपको बता रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है कि क्या ये मेयर्स जो दोबारा से प्रपोज किए जा रहे हैं आर दे डूएबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस, या फिर कुछ और होगा। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन बाय द वे, ही इज अ सीनियर कोरेस्पोंडेंट इन इकोनॉमी, सीनियर एनालिस्ट हैं और इकोनॉमी उनका सब्जेक्ट है, कवर करते हैं, आप इनका शो भी देखते हैं। उनसे जरा बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल को कितना चैलेंजिंग गर्दानते हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए। थैंक यू वेरी मच शहबाज, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर आपकी नजर है और आपको इल्म भी है चैलेंजेस कितने बड़े हैं, लेकिन अगर मैं आपकी नजर से देखना चाहूं और नाजरीन भी, तो एक पिक्चर आप हमारे सामने रख सकते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है क्या, चैलेंजेस हैं क्या दरअसल शहबाज साहब के लिए? जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें काफ़ी कमी है। तो उस कमी की वजह से लग नहीं रहा कि हुकूमत के पास इतनी कोई इस वक्त ऑप्शंस हैं और IMF इसके पास एक ऑप्शन बचती है और जो वज़ीर ख़जाना है अब और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, तो उनका जो इमीडिएटली दौरा होगा वो अमेरिका का कल से शुरू हो रहा है। तो उससे लगता है कि चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा शहबाज, ऑब्वियसली अब नई हुकूमत जब भी आती है तो वो जब भी मईशत में अनस्टेबिलिटी होती है, इस तरह का कोई मामला होता है, तो वो कहती है कि जी पिछली हुकूमत ने हमारे लिए चैलेंजेस छोड़े तो अब हमें इसको ओवरकम करना है। जैसे इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया था। अब जब नून लीग आई है तो वही कह रही है कि इमरान खान साहब ने जो मईशत की हालत है वो इतनी अच्छी नहीं छोड़ी है। अब बहुत सारे चैलेंजेस, जिस तरह से आपने खुद भी कहा, डॉलर की कीमत हो या सब्सिडी देने का मामला हो, फिर ईंधन प्राइसेस हमने देखा कि बढ़ने की तजवीज़ दी गई थी लेकिन उसको फिर बैक कर लिया गया था। तो इन सारी चीज़ों पे अब ये क्या सिचुएशन बनेगी और जो जो चैलेंजेस आपने भी अभी स्टार्ट में कहा उनको किस तरह से ओवरकम किया जाएगा?
देखिए अर्मिला, दोनों जो हुकूमतें वो अपनी जो बात है वो ठीक कर रही हैं। जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई थी, 9.8 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे और जो तकरीबन 2 महीनों की इंपोर्ट्स के कवर के बराबर थे। अब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है तो 10.8 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और तकरीबन आपके 6 से 7 हफ्तों की इंपोर्ट्स के कवर के बराबर हैं। तो जो सिचुएशन है वो ऐसी ही बुरी है जैसे कि 2018 में थी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए और इनको यहाँ से आगे कैसे निकलना है ये इनके लिए अब एक सवालिया निशान बन चुका है। अब सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो हमारे तकरीबन 11 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी हमारे अपने नहीं हैं। इसमें तकरीबन 10 अरब डॉलर जो है वो जो दूसरे ममालिक हैं, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इनका ये पैसा जो पड़ा हुआ है डिपॉजिट्स के तौर पर और ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने उसका जिक्र किया डॉलर का। डॉलर आज तकरीबन ₹1.90 उसकी प्राइस वो बढ़ी है तो 184.44 का फिर जो आपका वो डॉलर हो गया। तो ये है वो चैलेंजिंग सूरत हाल और इस सूरत हाल के अंदर आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में हो, आपको मुश्किल फैसले करने हैं। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि क्या हुकूमत को तेल की कीमतों को बढ़ाना है, तो इसका जवाब है हाँ। इसके बगैर हुकूमत के पास चारा नहीं है। जो कुछ इतलात ऐसी आ रही थी कि वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनका तो ये ख्याल था कि IMF के जाने से पहले ही बढ़ा दी जाए, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इट कुड हैव बीन अ कॉस्टली डिसीजन कि अभी 4 दिन हुकूमत को आए हुए हैं और फिर जिस तरह एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बिल्ड कर रही है PTI, तो उस तनाजुर में ये बढ़ाना मुमकिन नहीं था। लेकिन चूंकि अब कल जो वज़ीर ख़जाना वो चले जाएंगे अमेरिका और उनकी वहाँ पे 5-6 दिन मुख्तलिफ उनके साइडलाइंस के ऊपर भी मीटिंग्स हैं, मुख्तलिफ अमेरिकी हुकाम के साथ भी हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी हैं, IMF के साथ भी हैं। तो वहाँ से जो चीज़ आपके सामने उभर के सामने आएगी उससे पता चलेगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन एक बात तय है कि आपकी जो तेल की कीमतें हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगी। अभी वक्ती तौर पर रुपया जो है वो दबाव में रहेगा और किसी किस्म की जो एक रिलीफ है उसकी एक्सपेक्टेशन स्टेज के ऊपर करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा और शायद इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस क्रिएट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो फिस्कल सूरत हाल है वो काफ़ी इस वक्त ख़राब है। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि उनके पास जो FBI की कलेक्शन है वो जी मैं उसी तरफ शहबाज, मेरा सवाल अगला यही था कि फिर हम ये जो सब्सिडी दी है वो बात उनकी गलत है। फिर जो हम दावे करते रहे हैं अपने आखिरी दिन तक तकरीबन 14.5 अरब रुपया डेली कर्जा ले रही थी। ठीक है शहबाज, आप अगर मुझे सुन पाए, मैं उसी तरफ आ रहा था कि फिर हम जो दावा करते रहे कि जी तारीख की रिकॉर्ड को 6000 अरब तक हमने कलेक्ट कर लिए, इमरान खान साहब वाज अबाउट टू टेक इट टू 8000 बिलियन कि हम लेके जाएंगे। फिर दूसरी जानिब हम जो डॉलर की प्राइस को लिक्विडेट किया और हमने इसे फ्री फ्लोट करने दिया, वी टुक इट ऑलमोस्ट टू 190। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की हम दावे कर रहे थे कि जी हमारी इस वक्त तारीख की सबसे बुलंद सतह पे है। इसी तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है उनका हम दावा करें कि जी पिछले 7-8 महीनों की इस वक्त हाईएस्ट को हम टच कर रहे हैं। तो फिर ये सारे दावे किधर गए? इमरान खान साहब ने कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनकी हुकूमत ने शुरू नहीं किया, कोई बड़ा रिलीफ अवाम को नहीं दिया गया इस सूरत में कि जिसमें कहा जाता कि पैसे उधर चले गए। अगरचे के डेवलपमेंट के पैसों को कट करके हमें मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में हुकूमत अपना निज़ामे कारोबारी जिंदगी चला रही थी। तो फिर इसका जवाब भी तो होना चाहिए कि सूरत हाल क्यों इतनी गंभीर है अब तक। देखिए जी, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म जो साबिक है इमरान खान साहब जो जलसे में बोलते थे लोग उसको सच मान लेते थे। उन्होंने एक नहीं दो तीन चार दफ़ा ये बात कही कि FBR के जो टैक्स के महसूलात हैं वो इस साल बल्कि उन्होंने कहा जी कलेक्शन 6100 अरब रुपया हो गई है। और अल्लाह के बंदो ये टारगेट था FBR का, वो हदफ जो है वो हासिल होता है या नहीं होता बात की बात है। अभी तक एज ऑफ नाउ जो हम 31 मार्च का जो आखिरी नंबर FBR की कलेक्शन का वो तकरीबन 4376 अरब रुपया है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी एक माशरे में एक टेंडेंसी आ रही है कि जो एक सियासतदान उठ के नारा मारता है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो इतनी भी वो स्ट्रगल नहीं करते कि वो इंटरनेट उनके पास है, मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में है कि वो गूगल करके देख लें, कोई स्टोरी पढ़ लें, उनको पता चल जाए। दूसरा LSM की जो आपने फरमाया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है बिल्कुल ठीक बात है, वो इनकी रिलेटिवली बेहतर एक परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। अभी भी जो फरवरी का नंबर आया है जो इनका सेकंड लास्ट मंथ था, फरवरी में गालबन जो इनका 8 माह का नंबर है वो रफली को 7.6% ग्रोथ है, विच इज़ गुड, इट्स अ डिसेंट ग्रोथ रेट। ताहम जो बरामदात की बात है एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही। जो ये आपको 15-16% ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की दरामदात बढ़ रही हैं आलमी मंडी में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से, उसी तरह आपकी बरामदात भी बढ़ रही हैं। जो इजाफा हुआ है अभी तक
बरामदात में इस माली साल के अंदर, उसका 90% जो इजाफा हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो अशिया थी उनकी जो कीमतें वो आलमी मंडी में बढ़ गई तो इनको ज़्यादा पैसे मिले। दूसरा, अगर आप इनकी जो वैल्यू है, उसकी वॉल्यूम है कि एक्सपोर्ट इटसेल्फ, उसकी जो क्वांटिटी में कितना इजाफा हुआ है, जितनी बरामदात में इजाफा हुआ उसका सिर्फ 10% है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रुपए की कदर में 54%, 54% कमी हुई थी। और जो इकोनॉमिक थेरीज हैं कि जी अगर आपके रुपया जो है अंडर वैल्यू होगा और कंपेटिटिव होगा आलमी मंडी में तो आपकी जो बरामदात बढ़ जाएंगी, वो जो थेरी थी इकोनॉमी की वो भी फ्लॉप कर दी है पीटीआई की हुकूमत में। तो इतनी रोजी पिक्चर नहीं है। हमारा जो सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं, नंबर 1 आपका जो करंट अकाउंट का खसारा है, एक्सटर्नल सेक्टर की आपकी रीपेमेंट्स हैं, और जो जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर IMF के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, ऑल्दो पुराना प्रोग्राम उसको रिवाइव करने की बात हो रही है। और दूसरा आपका जो बजट का खसारा है, अखराजात आपके हो गए हैं फिक्स, आपने खर्चे करने ही करने हैं। आपके पास जो ले दे के रह जाता है वो PSDP होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो अगर 900 बिलियन का अनाउंस होता है तो 600 अरब तो ऑलरेडी वो कट कर चुके हैं। उसी के ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। 300-400 बिलियन आपने वहां से काट दिया, किसी की जो है कुछ आपने जो उनको बजट दिए थे उसमें कटौती कर दी। मेजर आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है। पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 40% जो प्लस है वो सिर्फ उसके कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी पे जा रहा है। असल जो कर्ज की रकम है वो वापस नहीं जा रही। कर्जा हमारा बहुत अरसे से पीटीआई की हुकूमत और उससे पहले भी रोल ओवर हो रहा है। वो जो कर्जा हमने सुबह वापस करना है उसको कल वापस करने के लिए आज शाम हम नया कर्जा ले रहे हैं। इसी तरह आपका तकरीबन बजट का 23 से 24% जो है वो आपका दिफा के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये बड़े हेड्स तो आपके ये हो गए। इसके अलावा हुकूमत के चलाने का खर्चा है, पेंशन्स हैं, बाकी आपके फिक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ आपने सब्सिडीज देनी होती हैं, तो अखराजात में कमी नहीं। अब मसला आ जाता है महसूलात के ऊपर। रेवेन्यू की भी अगर आप सूरत हाल ले लेते हैं तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नैरेटिव बन गया कि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स नहीं देते। ये बात गलत है। आप मैं हम सब जब जाते हैं हर चीज पर टैक्स देते हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं हम टैक्स देते हैं। हम सिर्फ इनकम टैक्स के गोशवारे फाइल नहीं करते हैं मेजॉरिटी ऑफ अस। बाकी ये बात कि हम टैक्स नहीं देते वो भी गलत है। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, नई टीम के लिए संभालना इसको बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। यानी एक जो हमें बड़ी जलसों जुलूसों में और अक्सर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर आकर कहते थे कि भी मईशत बहुत तरक्की कर रही है, हम बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें उस तरह से इतनी अच्छी है जो कहने हैप्पी चीजें नहीं थी। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है जिसमें बहुत सारी सजेशंस उन्होंने दी हैं, चाहे वो सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हो, ईंधन की प्राइसेस को फौरी तौर पर बढ़ाने के हवाले से और उन पर सब्सिडी खत्म करने के हवाले से, दीगर वर्क फ्रॉम होम वाली जो भी सजेशंस हैं, आप हुकूमत काबिल अमल होंगी शहबाज साहब? एक तो अर्मिला इसमें आउट ऑफ बॉक्स चीज उन्होंने कोई नई प्रपोज नहीं की। वो जो बुनियादी बात कर रही है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको इंश्योर किया जाए, बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए। 2 चीज उनके 4 बड़े प्रपोजल्स हैं, उसमें 2 चीजों के ऊपर मेरी अपनी रिजर्वेशन है। नंबर 1 वो कह रहे हैं कि जो दरामदी अशिया है उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज में इजाफा करते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी अशिया है जिनके ऊपर आप रेगुलेटरी ड्यूटी 200% भी कर दें तो वो आप नहीं मंगवाएंगे। मसला इस वक्त ये हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अशिया दरामद हो रही हैं उसका तकरीबन 80% या तो वो रॉ मटेरियल्स हैं या वो सेमी फिनिश गुड्स हैं और फिर आपको फिनिश करके आप उनको बेचते हैं। तो 80% जो इस वक्त आपकी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो आपने करनी ही करनी है, चाहे उसकी वैल्यू $1 है या $10 है। मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूं एक और अहम नुक्ते का जवाब आप देते जाएं, वो रेमिटेंसेस के हवाले से है। ये मेरा भी खदशा है और कुछ और पाकिस्तानियों का भी, आई होप कि आपका भी होगा कि शायद रेमिटेंसेस में कुछ कमी आए। और पिछले कुछ अरसे में जो एक चीज हमने जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमने देखा, वाज इट बिकॉज ऑफ कोविड, लीगल चैनल से पैसा आ रहा था जो भी, लेकिन रेमिटेंसेस बेहतर हो रही थी, ज्यादा पैसे आ रहे थे। क्या इसमें कोई कमी हो सकती है और अगर ये वाला मामला होता है तो ये कितना अलार्मिंग होगा, पर्टिकुलरली फॉर दिस फाइनेंशियल सेटअप? मेरा ख्याल है रेमिटेंसेस पे इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो जो पाकिस्तान का मैक्सिमम जो रेमिटेंसेस का पोटेंशियल है उसके हम करीब 30-31 अरब डॉलर के पहुंच चुके हैं। उसकी वजह है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, वो कितनी रेमिटेंसेस भेज सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को, वो उतनी ही भेजते हैं जो यहाँ पे उनके अखराजात हैं। ये बात याद रहे कि कोई भी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं भेजता, उनके घरानों की ज़रूरियात होती है और उन्हें पूरी करनी होती है। बल्कि
जितना रुपया डी वैल्यू हो रहा है उसकी वजह से अगर कोई पहले $1000 बेच रहा था तो उसको शायद अब $600 बेचना पड़े। राइट। ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सियासी हुकूमत के तब्दीली की वजह से रेमिटेंसेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोविड की वजह से हुआ ये था कि जब नॉर्मल जो फ्लाइट्स का स्केड्यूल था वो डिस्टर्ब हुआ, और अभी भी है, मुकम्मल तौर पर रिस्टोर नहीं हुआ, ऑल्दो कोविड की सिचुएशन बहुत बेहतर है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी वजह से जो हवाला और हुंडी के जरिए पैसा बाहर आ और जा रहा था उसमें जो है वो फॉर्मल चैनल की तरफ से आपका शिफ्ट हो गया था। तो रेमिटेंसेस में आपने देखा कि पिछले साल 24-25% उसमें ग्रोथ हुई, और इस साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस थी और वजारत खजाना की थी कि 10-11% से ग्रो करेंगी, तो वो ठीक ग्रो कर रही है। राइट शहबाज, टाइम हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा भी हम ज़हमत देंगे, टाइम हमारा गया, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस एनालिसिस जो आपने हमारे सामने रखा। एज शहबाज राना साहब सेड, कोई बहुत रोजी पिक्चर नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अल्लाह करे पाकिस्तान इस मुश्किल से निकले। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें सारा बलोच मुलाकात करवा रही हैं शेफ मानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी रमज़ान स्पेशल एपिसोड में मैं सारा बलोच आप सबको खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम अगर बात करें रमज़ान के बाबरकत महीने की, मैं जानती हूँ कि इस महीने में आप सब इबादत में बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन वहीं ख़ास ख्याल भी रखते हैं सहरी का और इफ्तारी का। अगर हम बात करें सहरी इफ्तारी की, हम जानते हैं कि खाने के हवाले से कितना ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है एक बैलेंस डाइट को मेनटेन करना। आज का शो बड़ा ख़ास है, मैं मुलाकात करवाऊंगी कर्नली वर्ल्ड के एक बहुत बड़े नाम से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समबडी हु इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ, फूड स्टाइलिस्ट भी है, फूड पे लिखते भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब शो पे आप उनके साथ होते हैं तो यू एंजॉय बीइंग विद हिम ऑन द शो। सो आई एम गोइंग टू हैव शेफ मानी ऑन माय शो टुडे। हम आज आए हैं उनके रेस्टोरेंट, अंदर जाएंगे, रेस्टोरेंट का टूर करवाएंगे और शेयर करेंगे उनका जर्नी। साथ साथ हम आज आपको क्विक रेसिपी बनाना सिखाएंगे स्पेशली फॉर इफ्तार। लेट्स गो इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा? वालेकुम सलाम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी रमजान बहुत मुबारक हो। आई लव योर रेस्टोरेंट। मैं पहली बार आज आई हूँ दोस्तों, और आपको भी दिखाते हैं इनका रेस्टोरेंट और बहुत सारी बातें करेंगे आज आपकी जर्नी के बारे में। जरूर, ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं इनको रेस्टोरेंट। श्योर, लेके चलिए जी। मानी, हम जानते हैं आप सीए पढ़ रहे थे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आप जर्नलिज्म भी कर रहे थे, तो शेफ कैसे बन गए? अच्छा, सारा शेफ जो है वो तो मुझे लगता है मेरे अंदर बचपन से ही जो है ना ये खमीर में था। कुकिंग करना, अच्छे खाने का शौक होना और फिर बनाना खुद से। और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी, माय लेट फादर ऑल्सो, माय मदर, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, डिस्करेज कभी नहीं किया। और स्टडीज के साथ मैं इसको एज हॉबी, एज डोमेस्टिक प्रोफेशन वो लेके चलता रहा। और फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई entertained so many of my friends and family by with my food and dishes and recipes. So फिर मेरा एम बना कि I wanted to have my own restaurant. ये फिर क्योंकि मुझे मेरे फादर की, लेट फादर की ख्वाहिश थी कि एक बेटा है तो वो कुछ ढंग की लाइन पकड़े, ये ना हो कि बावर्ची जो क्लीशे होता है, और एक स्टीरियोटाइप जो है मुझे लगता है ब्रेक कर ली शायद मैंने। और मैंने कहा नहीं, मैंने उनकी डेथ के बाद, मुझे ये जो मैं प्रोफेशनली आया उनकी डेथ के बाद ही आया नॉर्मली। ये जो हम बात करेंगे रेस्टोरेंट बनाने की, ख्वाब होता है इंसान का, तो ये ख्वाब क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में था या ये लेटर, जैसे आपने अपना जर्नी शेयर किया हमारे साथ, ये कब आया ख्वाब? अच्छा, देखिए, माय फादर पास्ड अवे इन 2006, सो आई वाज जस्ट फिनिशिंग ऑफ माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, राइट। अचानक से एक फैमिली बर्डन भी आया कि आई नीड टू अर्न फॉर माय फैमिली नाउ, आई नीड टू स्टेबलाइज माय फैमिली, माय फादर पास्ड अवे। सो उस वक्त आपको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। और मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ कि मैं एक जॉब में अपना करियर देखूं, बिजनेस आपको ज्यादा जो है आप उसमें ज्यादा एक्सेल करते हो, मेरा एप्टीट्यूड भी था, तो मैं थोड़ा क्रिएटिव बिजनेस करना चाहता था। तो फिर मैंने कहा यार मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगा। अच्छा, आप बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हैं, डाडे हैं बड़े, तो ये अम्मा की तरफ से है या अब्बा की तरफ से? कोई तो होता है, अच्छा, बच्चा अपने माँ बाप को ही देखता है। मुझे लगता है मेरा जो दिल नरम है वो मेरी वालदा की तरफ से है, और जो मेरी स्ट्रीट स्मार्टनेस और थोड़ा वाइज होना या कैलकुलेटिव होना वो मेरे फादर की, लेट फादर की तरफ से। तो मुझे लगता है मैंने कॉम्बिनेशन में ये एक्वायर की है सारी। कभी ऐसा सोचा कि शायद मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ या मैं फैशन डिजाइनर भी बन सकता हूँ? मैं करता हूँ एंड यूज्ड टू। अच्छा, ये देखिए वो सारे चैप्टर है, मुझे लगता है जिसमें आप भी माशाल्लाह क्रिएटिव पर्सनालिटी एंड यू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी इन ऑल अदर मीडियम्स आल्सो। सो सेम इज विद मी आल्सो, बिकॉज मैं कुकिंग भी करता हूँ, बट आई हैव अ गुड फ्लेयर फॉर क्लोथिंग आल्सो। और मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू हैव आवर ओन स्टिचिंग एंड बुटीक सेटअप।
अच्छा, ऐसा हुआ कभी कि प्लान कुछ किया हो, कुछ किया हो? बहुत दफा, बहुत बड़ी दफा, एग्जांपल। बहुत अच्छा। देखिए, मैं सबसे पहले तो एग्जांपल ये देता हूँ ना कि मेरे फादर ने मेरे लिए चूज किया था सीए, और मैंने एंट्री टेस्ट क्लास में पास किया। मैं उसमें कुछ पेपर्स में सस्टेन करके कुछ मॉड्यूल्स क्लियर करके आगे चला गया, और मैंने अपना करियर शिफ्ट कर लिया। मैंने कहा यार ये सीए तो होना नहीं है, तो व्हाई डोंट कि मैं एक मास्टर्स कर लूं, बिकॉज मैं तो फिर फंस जाऊंगा, मेरा तो साल वेस्ट हो जाएंगे। अपने अलावा और कौन सा शेफ पसंद है? मुझे जेम्स मार्टिन की जो डिजर्ट्स है ना वो बहुत पसंद है, इस हवाले से कि अप्रोच बहुत सिंपल है, और उसकी जो सीजनल फ्रूट्स को वेजिटेबल को यूज करते हुए जो रेसिपी की जो फिलॉसफी अच्छी लगती है, और क्लासिक्स के साथ वो स्टिक रहता है। मैं भी थोड़ा सा क्लासिकल टेस्ट वाला आदमी हूँ। अच्छा, अपनी बुक के बारे में बताएं। आई हर्ड कि आप अपनी बुक लॉन्च करने लगे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। टेल अस अबाउट इट। मैं एक अपनी जो फैमिली हेirloom रेसिपीज हैं, मेरी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ culinary memoir and collection of my family recipes. So उस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह, maybe in this year, by the end of this year or coming year में, तो इंशाल्लाह you get to see that thing, कोविड आया था, हमने देखा बहुत सारे बिजनेस जो है मुतासिर हुए थे, लेकिन मानी ने उस एक साल के अंदर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया और 3-4 ब्रांचेस माशाल्लाह बना ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मानी अब और क्या करना है? जो कर रहे हैं उसी को बेस्ट कर लें और उसको सस्टेन कर लें। मेरे ख्याल से यही एक अभी तो इस वक्त में फिल वक्त में एम है। culinary वर्ल्ड की हम बात करें, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने बहुत सपोर्ट किया? कोई एक कन्वेंशनल चॉइस नहीं है किसी भी एक नॉर्मल लड़के के लिए कि आप उसको शेफ बना दें। कोई भी फैमिली चाहती नहीं है ऐसा। जब मेरी फैमिली ने ये देखा कि यार ये मैंने अपना culinary के डिप्लोमास किए, देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट किचन, और मैंने काम शुरू किया। फिर देन माय मदर कम टू टर्म्स के उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये कर रहा है, तो फिर शी स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। माय सिस्टर इज अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ सपोर्ट आल्सो। हाँ, सो वो भी मेरी मतलब वी आर 2 siblings, तो हमारी अपनी आपस की एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सो वी सपोर्ट ईच अदर इन द जेन्युइन। फैमिली क्या है? अच्छा देखिए, मेरे लिए फैमिली जो है वो इज अ होल वर्ल्ड, इज माई वर्ल्ड, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी घूमती उन लोगों के, उन चंद करीबी रिश्तों के इर्द गिर्द है जो मेरा सब कुछ है। हमारे यहाँ क्या होता है, आपने काम शुरू कर लिए, आप अपने ओन पे हैं, तो फिर आपका अल्टीमेट गोल है एक आम इंसान का कि आप शादी कर लें। सो व्हाई यू डिड नॉट ऑप्ट टू गेट मैरिड? आई एम नॉट राइटिंग ऑफ कि आई वोंट गेट मैरिड, बट मैरिज इज नॉट एवरीथिंग फॉर मी। लाइक शादी के इर्द गिर्द जिंदगी नहीं घूमती है, जिंदगी का हिस्सा शादी होती है। तो अगर और कप ऑफ कॉफी आप देख रहे हैं, लेकिन एक ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचानी है लाहौर हाई कोर्ट के मुतालिक, जिसने वजीर आला पंजाब का हलफ ना लेने से मुतालिक दायर हमजा शहबाज की दरखास्त वापस कर दी है। मतलूबा दस्तावेजात मुकम्मल करके दरखास्त दोबारा दायर करने का कहा गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट दरखास्त को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ दायर किया जाए, ऐसा रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हमजा शहबाज की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि उनका हलफ लिया जाए, उनकी हलफ बर्दारी की जाए, जिसको इस वक्त हाई कोर्ट ने यह कहकर वापस कर दिया है कि इसमें जो मतलूबा दस्तावेजात है वो मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं है। इस हवाले से मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। दरख्वास्त वापस कर दी गई है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ना लेने के खिलाफ जो है हमजा शहबाज की दरख्वास्त को नामुकम्मल होने की बुनियाद पर वापस कर दे। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये कहा गया है कि दरख्वास्त के साथ मतलूबा जो कागजात हैं वो लफ्ज़ नहीं किए गए। इस दरख्वास्त को मुकम्मल करने के बाद कागजात लफ्ज़ किए जाए और फिर लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा दायर की जाए। आज ये दरख्वास्त जो हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि गवर्नर पंजाब ने उनसे हल्फ तकरीब पर बर्दारी जो है वो नहीं ली है, इनसे गवर्नर हल्फ नहीं ले रहे हैं, लिहाजा गवर्नर अपने आइन की पासदारी नहीं कर रहे हैं। गवर्नर को हुक्म दिया जाए कि वो वज़ारत आला का जो हल्फ है हमजा शहबाज से लें। ये दरख्वास्त आज सुबह ही दायर की गई थी, लेकिन अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ अगर वापस कर दी गई और कहा गया है कि दरख्वास्त के साथ जो हारून, ऐसे कौन से दस्तावेजात हैं जो दरख्वास्त के साथ नहीं लगाए गए और रजिस्ट्रार ने कहा है कि वो लगाए जाएं? हारून से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। हमजा शहबाज जो कि जिन्होंने इससे पहले बतौर कायदे अवान वो मुंतखब हुए थे पंजाब असम्बली के अंदर, बहुत हंगामा आराई के बाद ये इजलास हुआ था पंजाब असम्बली का। उनसे हलफ लेने के हवाले से जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने हलफ ना लेने का फैसला किया था, कानूनी सुकम उसके अंदर लेकर आए थे, जिसमें हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया था और अब हाई कोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त कुछ मुतल्लका दस्तावेजात के साथ दोबारा वापस लेके आई जाए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।
एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात कर लेते हैं कुछ खैर की, कुछ फ़िक्र की, कुछ इस्लाम की। ग़ज़वा बदर के हवाले से बात करेंगे। आज 17 रमज़ान मुबारक है और आज का दिन तारीख़ इस्लाम का वो अजीमुश्शान यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग जिसके हवाले से हम बात करें वो लड़ी गई, जिसमें कुफ़ार कुरैश का गरूर खाक में मिला और जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमानों को फतह मिली, क्योंकि 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये बेसरो सामान भला इनकी जंगी ताकत का कैसे सामना करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुफार की तादाद 1000 और मुसलमानों की तादाद 313 थी। खुदा की गैबी मदद आई और कुफार मक्का को शिकस्त हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, जज्बा ईमानी, ये वो कुव्वतें थी जिनके ज़रिए मुसलमानों ने 70 जंगजुओं को वासिल जहन्नुम किया। इस ग़ज़वा में 14 असहाब ने जाम शहादत भी नोश फरमाया और ये बहुत बड़ा दिन है इस्लाम के लिए। ये बहुत बड़ा दिन है पूरी दुनिया की तारीख़ के लिए कि हक़ अगर उसको मालूम है कि वो हक़ है और उस पर खड़ा हो रहा है, चाहे उसकी अददी क़ुव्वत कमी है, तो वो बातिल पे गालिब आएगा। ये अल्लाह और उसके रसूल ने आज के दिन इस कायनात पे रहती दुनिया तक वाज़े कर दिया। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे शो का हिस्सा ही हैं। इस पर इनसे बात करेंगे इस अहम दिन के हवाले से और इसकी अहमियत और अफादियत भी क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो तारीख़ी पस मंज़र में अगर थोड़ी सी मंजर कशी आप कर दीजिए, दो के वक्त कम है इस दिन की, तो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा तारुफ करवा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आ गए तो मक्का वालों को फिर भी सुकून नहीं था कि इन लोगों को एक जगह मिल गई है और इस्लाम इर्द गिर्द के कबाइल में बहुत तेज़ी से फैलने लग गया और एक्सेप्टेबिलिटी का आलम यह था कि जुनूब मगरबी हिस्सा सारा का सारा बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, मालदार समझे जाने वाले लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे थे। तो मक्का में बैठे ये लोग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से एक लिहाज से उन्होंने सहाबा को, रसूलुल्लाह को बेघर करके निकाला था, मदीना में अपनी रियासत कायम कर लें और फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर वो एक ऐसी रियासत बना दे जो मक्का के लिए मुस्तकिल ख़तरा बन जाए। तो उन्होंने इसको ख़त्म करने की ठान ली और फिर सारे कुफार ने इकट्ठे होकर ये फ़ैसला किया कि हम इन पर यकबारगी में हमला करें और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस दिन को यौमुल फुरक़ान यौमुल तक़ल जमआन, वो दिन कहा जिस दिन, जो दिन फ़र्क करने वाला था कुफ्र बातिल और इस्लाम और हक़ को, एक तरफ इस्लाम और हक़ और एक तरफ कुफ्र और बातिल था। इस दिन को यौमुल फुरक़ान बना दिया कि फ़र्क वाज़े हो गया। मुसलमान एक तरफ खड़े हो गए, कुफ़ार एक तरफ। हालांकि कबाइल थे, एक कबीला था, कुरैश में से मुसलमान भी थे, मक्का के कबाइल में से थे, वो उधर मदीना मुनव्वरा के लोग, लेकिन इतनी रिश्तेदारियाँ होने के बावजूद इस्लाम की खातिर एक तरफ खड़े हो गए, दूसरे कुफ्र अपने बुतों को, अपने लात मनात और उज़्ज़ा को बचाने के लिए एक तरफ खड़े हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदद में, तादाद में कम होने के बावजूद ऐसी फतह अता फरमाई कि रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गई। ये बड़ा आसान लगता है कहना कि उस वक्त एक ही कबाइल थे लेकिन अलग खड़े हो गए मज़हब को लेकर। आज के दौर में भी किसी दूसरे मज़हब का शख्स अगर अपना मज़हब तब्दील करे तो पूरी बरादरी उसके मुखालिफ। इतना पढ़ा लिखा दौर है और उस वक्त जब इस्लाम बिल्कुल नया नया था, नौवारिद मज़हब था, उस वक्त इन असहाबे कराम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतरी तले खड़े हो जाना, उनके पीछे खड़े हो जाना, बहुत सादत की बात। बहुत आपने बड़ी अहम बात की जी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत अब्बास कुफ़ार की तरफ से मजबूरन ही आए, लेकिन कुफ़ार की तरफ से आए हुए थे, कैद हो गए। हज़रत अकील बिन अबी तालिब हुज़ूर के कज़न कुफ़ार की तरफ से आए हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सगा बेटा कुफ़ार की तरफ से मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आया हुआ है। सैयदना फ़ारूक आज़म का सगा मामू मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आया हुआ है। अबू जहल बिन का मामू था रिश्ते में। अब इतने सारे खूनी रिश्ते आमने सामने हो गए। हत्ता के बाद में एक दफ़ा बात हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत अबू बकर से कहने लगे, अब्बा जान, दौरान जंग कई बार आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, लेकिन वो एक जो खूनी मोहब्बत है उसके तहत मैंने आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर फरमाने लगे, बेटे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक बार भी तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना था कि तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की तरफ से आए हुए थे। वाकई ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। अच्छा वैसे दूसरी जानिब जो सहाबा का नाम रज़ी ताला तादाद में कम थे, लेकिन उनका जोश व जज्बा वो बहुत ज़्यादा था। हर एक की ख्वाहिश थी कि हमें शहादत मिले। और ये जो एक जंग थी जिसमें वही आपने कहा कि फ़र्क था कुफ़ार और मुसलमानों में,
तो सहाबा कराम के जोशो वलवले, उनके जोशो जज्बे के हवाले से भी बताएं। ये एक बात तो याद रखें कि मुसलमानों ने ये लश्कर कुफार मक्का के कुरैश के इस लश्कर का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा लश्कर, जिसको कुरान मजीद गैर ज़ात शौका कह रहा है, बगैर असलहे वाला, जो अबू सुफियान लेकर शाम गया हुआ था, वो तजारती काफ़िला था। उस काफ़िले में जितना सामान था वो मुसलमानों पर हमले के लिए इस्तेमाल होना था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की आए दिन की रिशा दवानियों और चीरा दस्तियों से तंग आकर आका अलैहिस्सलाम ने चाहा कि ये जो कुफ़ार का मक्का वालों का गया हुआ है ना शाम की तरफ, अबू सुफियान जो काफ़िला लेकर गया है, इसको हम रोक लेते हैं ताकि मक्का वालों को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। मक्का वालों के 2 सफ़र होते थे और ये मदीना के पास से गुजरते थे। कुरान मजीद ने कहा है लईलाफ़ कुरैशन ईलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ, ये शिता और सैफ के 2 सफ़र थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चाहा इस काफ़िले को मैं रोक लूँगा, सारे मक्का के लोगों का सामान इसमें लगा हुआ था, आका अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनको कमज़ोर कर दूँ। ये जो लश्कर था 313 का, ये उसके लिए तैयार किया था, लेकिन अल्लाह ताला चाहता था व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़ता दाबिरल काफ़िरीन। कुरान पाक कहता है तुम लोग चाहते थे कि हमारा मुकाबला उस लश्कर से हो जिसके पास असला नहीं, लेकिन अल्लाह चाहता था कि तुम्हारा मुकाबला इनसे करवा के हमेशा हमेशा के लिए हक और बातिल को जुदा जुदा कर दे। और मुसलमानों का जज्बा क्या था, आपने पूछा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब मशवरा मांगा ना, फरमाया अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो, अब क्या करें। अबू सुफियान अपना लश्कर बचा के चला गया। अब जो लश्कर आ रहा है वो मक्का से एक भारी भरकम लश्कर है, 1000 की उसकी तादाद है, उनके पास ऊँट हैं, घोड़े हैं, तलवारें हैं, हर चीज़ से लेस है, और यहाँ बेसरो सामानी का ये आलम कि किसी के पास तलवार तक नहीं। तो अब क्या करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जहाँ जहाँ हमें जाने का हुक्म करेंगे हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे, आप हमें दरियाओं में घोड़े डालने का हुक्म दे देंगे हम वहाँ डाल देंगे, आपका पसीना भी नहीं गिरेगा जब तक हमारा खून ख़त्म नहीं हो जाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम हर मुहाज में अपने मुहाजिर भाइयों से आगे होकर लड़ेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक और साहबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, ए मोहम्मद आप जाएं और आपका रब जाए, ए मूसा आप और आपका रब लड़ें, हम तो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने कहा हम कभी ये जवाब नहीं देंगे या रसूलल्लाह, जब तक हम जिंदा है कोई आप तक नहीं पहुँच सकता, हम इनका मुकाबला करेंगे। साहब बहुत शुक्रिया। ये वही बात है कि जब ये मौजू शुरू होते हैं, जब ये मिसालें शुरू होती हैं, जब ये असहाब के किस्से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले तो शर्मिंदगी होती है कि हम कहाँ खड़े हैं, उनकी कुर्बानी को देखकर और उनके जज्बे को देखकर, और फिर जी चाहता है कि किस्से चलते रहें, लेकिन वक्त कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पे आपने इसकी याद को हमने ताज़ा किया। इससे सीखिए जी, अगर आप हक़ पे हैं तो हक़ पे खड़े रहिए, चाहे आपकी तादाद या आपकी क़ुव्वत कम ही क्यों नहीं है। यही हमें ग़ज़वा बदर और यही हमें वाक़या करबला से दर्श मिलता है। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।